अगर मैं हैदराबाद से नहीं होती तो मुझसे जुड़ी कई बातें हैं वो शायद नहीं होती, और मैं जिस तरह हूँ वो शायद वैसे नहीं होती. तो हैदराबाद इज़ अ पार्ट ऑफ my life and my culture and my understanding of life. Abba loved music and poetry. So I grew up listening to ghazals, Mehdi Hasan, Farida Khanum. This, of course, Jagjit Singh was a very prominent feature in our lives. वो long drives पे जाते थे और गाने वो कैसेट प्लेयर पे बजते थे. एस्पिरेशन होती है पोइट्री में. जब आप अल्फाज सुनते हैं और सोच समझने लगते हैं तो आपको ऐसे लगता है काश मैं ऐसे सोच पाती. यू नो, एक यू फील अ सेंस ऑफ एस्पिरेशन. आई वॉन्ट टू थिंक लाइक दिस, आई वॉन्ट टू फील लाइक दिस. कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे ऐसा प्यार करता हो. Poetry, I feel, has had a very different effect and impact on me. My husband is very sweet. He writes me a nazam every time I come back home. आदाब, कैसे हैं आप लोग? आपके सामने दिया मिर्ज़ा हैं और दिया के बारे में एक बहुत प्यारी बात यह है कि इनका नाम बड़ा खूबसूरत है. उसमें मंदिर के दिया की पाकीज़गी भी है और मिर्ज़ा गालिब का जलाल भी है कि नहीं, है ना? तो ये परफेक्ट मंच है दिया मिर्ज़ा के लिए. दिया, आदाब. आदाब. मुझे ज़रा वक्त लगता है मुद्दे की बात पे आने के लिए. But I just, before you ask me anything, I just want to say मैं आज यहाँ पर आकर आप सबके बीच मौजूद होकर बेहद खुश हूँ. थैंक यू. इतने सालों के बाद, इतने अरसे बाद एक दूसरे के साथ यहाँ पे फेस टू फेस मिलने का मौका मिल रहा है. दिस इज़ रियली स्पेशल. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जश्न रेख्ता. And I have the app. I read a poem a day. Don't ask me to recite. But I will of course recite a few that I want to. But my life is richer and fuller because of Rekhta. So thank you, Rekhta. Thank you so much. Thank you, Rekhta. Thank you, Jashn Rekhta. Thank you to Mr. Sanjeev Saraf, who's the convener of this entire thing. आप हैदराबाद में, हालांकि आई डोंट लाइक अ लीनियर वे ऑफ टॉकिंग टू समवन अबाउट देयर लाइफ, बट एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे जो जुड़ी है दिया, वो ये है कि माना जाता है कि हिंदुस्तान में अदब के जनरली 2 सीट्स हैं, एक लखनऊ है और हैदराबाद है. हालांकि ये डिबेटेबल है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है. अच्छा, जावेद साहब से हम जब मिलते हैं, शबाना आज़मी से, तो हमारा उनसे एक बात पर झगड़ा ज़रूर होता है. मैं उनसे पूछती हूँ और आप लोग भी बताइए, भाई हैदराबादी बिरयानी में टमाटर क्यों डालते हैं? कौन बोला आपको टमाटर डालते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत बात. नहीं ये बम्बैया बिरयानी में टमाटर डालते हैं, हैदराबादी बिरयानी में बिल्कुल नहीं डालते. अच्छा, चलिए आज एक बात तो साफ हो गई. तो ये बताइए कि हैदराबाद में आपने अपनी ज़िंदगी का शुरुआती सफ़र तय किया था और लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल, ये कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां आप अगर फॉर्मेटिव ईयर्स अपने जी लीजिए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए इम्प्रिंट हो जाता है आपके जहन में. मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात तो ये कि आप हमेशा अदब से बात करते हैं, जी से जवाब देते हैं और एक जनरल बिहेवियर में आपके एक अदब आ ही जाती है. और लोग पूछते हैं आपसे, भाई आप लखनऊ के हैं, आप हैदराबाद के हैं, क्या भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं? तो आपकी ज़िंदगी में हैदराबाद के हवाले से मुशायरों में क्या आपका उठना बैठना बचपन में था? कविता सम्मेलनों में क्या आप जाती थीं? पोइट्री घर में पढ़ी जाती थी? क्या माहौल था? बहुत सही सवाल किया आपने, बिकॉज आई थिंक अगर मैं हैदराबाद से नहीं होती तो मुझसे जुड़ी कई बातें हैं वो शायद नहीं होती, और मैं जिस तरह हूँ वो शायद वैसे नहीं होती. तो हैदराबाद इज़ अ पार्ट ऑफ my life and my culture and my understanding of life. अदब बहुत मायने रखता था घर पे. अगर बड़े कमरे में तशरीफ़ लाएं तो उठ के झुक के पेट में मुंडी डाल के आदाब करना पड़ता था. अगर कोई तोहफ़ा मिले तो फिर से पेट में झुक के मुंडी डाल कर आदाब करना पड़ता था. और हम बड़े मज़े लेकर ये करते थे, बहुत अच्छा लगता था.
लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी तमीज़ को, कि आप तमीज़ से पेश आएँ उन सब से, जिससे भी आप, बड़ों से, छोटों से, हमउम्र से, जब भी आप बात कर रहे हों तो तमीज़ से पेश आएँ। और हमारे झगड़ों में भी तमीज़ होती है, हाँ। और कहा जाता है कि गालियों में भी तमीज़ होती है। बट the beauty about growing in Hyderabad was, of course, the influence of my dadi and abba and the home that I grew up in. Joint family थी, तो बड़ों के साथ उठना बैठना पलना था। उनके साथ दादी की जो शौक, she was very cultured lady. I can never forget the way she dressed, the way she carried herself. In fact, I don't know why I haven't spoken about her more. I should, because she was such a graceful lady and she was so well read. She would read the newspaper front page to back. I don't recommend the same now, but back in the day, it was something that was considered to be the best thing to keep yourself informed. And she loved music and loved poetry. And Abba loved music and poetry. So I grew up listening to ghazals, Mehdi Hasan, Farida Khanum. This, of course, Jagjit Singh was a very prominent feature in our lives. वो long drives पे जाते थे और गाने वो cassette player पे बजते थे, अब्बा की Herald में. And he had a silver Herald with black corduroy, a tapestry, and he used to drive that car with such pride. और धीरे धीरे चलती जाती थी गाड़ी, और बारिश में स्पेशली बड़ा मज़ा आता था ये गाने सुनना. और तो ये माहौल था. ऑफ कोर्स मुशायरों में भी जाने का मौका मिलता था. इनफैक्ट जब हम घर पे भी पार्टीज रखते थे, वेरी ऑफ्टन वी वुड इनवाइट पोएट्स टू कम एंड recite poetry. It was a very big part of growing up. So जब भी मैं कुछ भी, मतलब whenever I think about my childhood, I think this is an inextricable part of my life. The most beautiful part of my inheritance. That tehzeeb, that adab and इंसानियत. That's true. और पोएट्री से अगर आप जुड़े हुए होते हैं, अदब और कल्चर तहजीब से जुड़े होते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है. लोग शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा तहजीब से, रिस्पेक्ट से ज़्यादा पेश आते हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं. एक इमेज बन जाती है भाई अच्छे कल्चर से पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, या फिर कोई एक ऐसे साहब हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते. सो पढ़ने लिखने का हमेशा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से अगर आप लिटरेचर में बहुत पढ़ते हो. आपने अभी बोला हैदराबाद की क्या ख़ास बात है. मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है. लखनऊ में जब हम बाहर निकलते थे और कोई रिक्शे वाले से कहते थे भैया गंज चलेंगे, तो कहते थे बीबी सो रहे हैं, आधे घंटे बाद आइएगा. तो ये पुराने शहर और पुरानी तहजीबों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी स्वीट होती हैं. हैदराबाद इज़ वन ऑफ देम. तो दिया, ये जब मुशायरों में आपका जाने का सिलसिला हुआ और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो अक्सर एक डिस्कनेक्ट मिलता है. उस डिस्कनेक्ट को आप गलत तरीके से भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं और उसको पॉजिटिवली भी लेवरेज कर सकते हैं. मुझे इस बात का बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ही यही है, आपका भी प्रोफेशन वही है. और जो आपका जो बात करने का लहजा है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो उसमें दिखता है. आपकी फिल्म थी फिज़ा, उसमें इतने प्यार से आप हर बात कहती हैं, वो वही कह सकता था जो उर्दू अदब का थोड़ा बहुत जानकार हो. तो आपका जो रिलेशनशिप विद पोइट्री है वो कैसा था? कई लोग क्या होते हैं, पोइट्री को इनकलाब का जरिया मानते हैं. मैंने बचपन में ही कैफी आज़मी और अली सरदार जाफरी को पढ़ा था, तो मेरी पहली नज़म ही थोड़ी वैसी थी, सोशल इश्यूज़ पे थी. कुछ लोग पोइट्री से अपनी ज़िंदगी के रूमानी सफ़र की शुरुआत करते हैं. उनको लगता है मैं किसी अच्छे शेर से बेहतर अपनी बात दिल की कह पाऊँगा. कुछ लोगों को लाइफ की अंडरस्टैंडिंग पोइट्री से बेहतर समझ में आती है. आपका रिलेशनशिप विद पोइट्री क्या था? क्या ये आपके दुख की साथी थी, ये आपके सुख की साथी थी, या आपके सफ़र में इसने एक हाथ पकड़ के आपको आगे लेकर गई? आई थिंक पोइट्री जिंदगी के हर लम्हे का साथी होता है. यू कांट सेपरेट वन. सो व्हेन यू आर यंगर, आई गेस एस्पिरेशन होती है पोइट्री में. जब आप अल्फाज सुनते हैं और सोच समझने लगते हैं, तो आपको ऐसे लगता है काश मैं ऐसे सोच पाती. एक यू फील अ सेंस ऑफ एस्पिरेशन. आई वॉन्ट टू थिंक लाइक दिस, आई वॉन्ट टू फील लाइक दिस. कोई मुझे मिल जाए जो मुझसे ऐसा प्यार करता हो या मुझसे ऐसे प्यार का बयां करता हो. और फिर जैसे आप बड़े होते हैं,
जैसे आपने कहा एक इनकलाब भी जाग उठता है, एंड देन यू एसोसिएट योरसेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग मोर ऑफ दैट पोएट्री. बट इट, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मैं हमेशा एक पोएम या दो पोएम्स रखती हूँ अपने साथ कि ये कैरेक्टर इस पोएम से बहुत इंस्पायर्ड होगा. और जब भी मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाकर वो पोएम पढ़ लेती हूँ. जैसे कि मैंने हाल ही में कुछ साल पहले एक बहुत खूबसूरत कहानी में काम किया था. उस कहानी का नाम है काफिर. इट्स अ सीरीज ऑन ZEE5. थैंक यू. तो जब हम काफिर की वर्कशॉप्स कर रहे थे तो ऑफ कोर्स 5 सवाल उठाए गए कि व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स यू वांट टू थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ दिस कैरेक्टर. तो वो तो लिख लिए थे, बट देन आई आइडेंटिफाइड कैफी आज़मी साहब्स औरत. And I said, this is the poem I'm going to refer to whenever I need to remember these 5 points. So poetry, I feel, has had a very different effect and impact on me. My husband is very sweet. He writes me a nazam every time I come back home from out of town. Really? और वो खुद से लिखते हैं. उनको भी पोइट्री की बहुत मतलब समझ है और बहुत प्यार है पोइट्री से. सो ही राइट्स अ नज़म एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल दोज कार्ड्स. देयर क्वाइट अ फ्यू नाउ. आई वंडर व्हेन ही विल स्टॉप, बट यू नेवर नो, दिस मे गो ऑन फॉरएवर. ये बात सही है कि कभी कभी एक बहुत बड़ी बात आपको कहनी है और एक अच्छा सा शेर उस पे मिल जाए तो 2 सेंटेंस में वो बात बयां हो जाती है. जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कई मुशायरों में नहीं भी होते हैं, तो वहाँ के लिए किसी ने शेर पढ़ा था कि कुर्सियों को सुनाइए गज़लें, कुर्सियों को सुनाइए गज़लें, कत्ल की एक शाम और सही. कितना खूबसूरत हुआ है. और हमारे भी घर में, अगर वो, मैं इंडस्ट्री में भी ऐसे जुमले पढ़ देती हूँ कि किसी ने ख़राब तरीके से बात की या कोई वो कर रहा है, तो हम कहते थे कि लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी जुबान में है. क्या बात है, क्या बात है. तो वो लेसर वर्ड्स एंड ग्रेटर इम्पैक्ट, वो पोइट्री का कमाल है. तो आप बहुत पढ़ती लिखती हैं, ये मुझे दिया के बारे में पता है. आपको सबको ऐसा लगता होगा कि फिल्मी दुनिया के लोग पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा लिखते नहीं हैं. ऐसा लगता है कि आपको? ये गलत धारणा है. ये धारणा एकदम गलत है. फिल्मों में लोग बहुत पढ़ते हैं और हम लोग बहुत महफिलें अपने घर में करते हैं, बहुत बैठकें करते हैं. दिया भी ऐसी कई जगहों पे जाती हैं जहाँ पढ़ने लिखने का माहौल होता है. कोई नज़म पढ़ रहा होता है, कोई कविताएं पढ़ रहा होता है, और ये खुद भी थोड़ा बहुत लिखती भी हैं और बहुत पढ़ने की शौकीन है. तो कुछ सुना दीजिए. मैं लिखती थी कविता, पोएट्री इंग्लिश में जब छोटी थी. अब नहीं लिखती. नाउ आई राइट आर्टिकल्स, वेरी सीरियस आर्टिकल्स ऑन वेरी सीरियस इश्यूज. सो दैट तो अब मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको. लेकिन क्योंकि बात छिड़ी काफिर की और औरत की बात हुई, स्वानंद किरकिरे जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैंने फ़ोन किया था क्योंकि आपको याद होगा काफिर के एंड में एक पोएम आती है एज अ वॉइस ओवर. I don't know if you remember it, but yes, okay, great. And I called Swanand and I said, बहुत कुछ बयां करना है. It's a unrequited love. Please, आप कुछ लिख दीजिए. So he said, हाँ मैं लिखता हूँ, because he loved the story of the script. He said, मैं करता हूँ. And then he disappeared. मशरूफ़ हो गए और मैं उनके पीछे पढ़ती रही, उनसे जवाब नहीं मिला. फिर मैंने थक हार के एंड में उनको, जिस दिन शूट करना था हमको, लास्ट डे और शूट चल रहा था, तो मैंने उनको फिर मैसेज डाला कि देखिए कहानी ख़त्म होने को आ रही है, हमारी शूट कंप्लीट हो रही है, प्लीज़ अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लिख के भेज दीजिए. एंड विद इन 1 hour ही सेंट दिस पोएम. पढ़ के सुनाऊं? तो आपको याद होगा, कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पाकिस्तान के नदी में डूब जाती है एंड शी gets washed ashore on the India side. Many years later, a journalist sees a young girl going to school from jail, और he gets inquisitive about कौन है ये लड़की, स्कूल क्यों जा रही है, किसकी बेटी है. And then he finds out that this is a woman who's
from Pakistan in jail has had this daughter while she was imprisoned. And it's the story of her freedom. लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी। जीत मिली हम दोनों को बस आंसू की कमाई थी। तुम पंछी थे और मैं थी मछली, हम दोनों की अलग थी दुनिया, अलग जुबां और अलग जहां। सब कहते थे हम दोनों को इस दुनिया में मेल कहाँ, पर भूल नहीं पाऊंगी वो लम्हा जब तुमने दिल की धड़कनें सुनाई थी। लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी। ये बिछड़ना मिलना ही तो शायद मोहब्बत है, ये बिछड़ना मिलना ही तो शायद मोहब्बत है। अपने प्यार को वो दे देना जिसकी उसे ज़रूरत है। हम दोनों थे कैद कहीं अपनी समझ की सलाखों में, तुमने ऐसे रिहा किया खुद आज़ादी शर्माई थी। लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मिलेंगे हम ये वादा है, रोज़ रात को चांद के ज़रिए। मैं भेजूंगी पैगाम तुम्हें इस बहती हुई हवा के ज़रिए। साथ रहेंगे सोच में दोनों, नाजुक नाजुक यादों में। रोज़ तुम्हारा जिक्र रहेगा इधर उधर की बातों में। मैं कहूँगी मुझको एक मिला था पागल, जिसने ज़िंदगी सिखाई थी। तुम कहना सबसे एक ज़िद्दी पड़ोसन अपने घर भी आई थी। लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी सिनेमा में, ओटीटी की दुनिया में कुछ बहुत अच्छे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानते हैं आप, है ना? और बहुत सारे राइटर्स एक्चुअली द एंटायर डायलॉग ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, it was originally written in English by Bhavani Iyer. It was totally transcribed into Urdu by another gentleman. And मैं सबसे I think अहमियत की बात ये है कि हमारी जो जितनी भी जहाँ पे भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर बहुत कुछ बयां करना पड़ता है लेकिन अल्फाज नहीं होते या सीन नहीं कर पाते या ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, तो वहाँ पे पोइट्री आ जाती है। एंड दैट्स द वर्क दैट पोइट्री डज एंड लीव्स सच अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट। बिल्कुल। और हाल ही के दिनों में देखिए मुंबई में भी बहुत ज़्यादा एक तरह का डायलॉग चल रहा है जहाँ पे राइटर्स ये कह रहे हैं कि हमारे कामों को भी जानो और पहचानो, और वो इसके लिए लड़ भी रहे हैं। तो मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ राइटर्स हैं, प्लीज़ आप उनका काम लुक अप फॉर देयर वर्क। स्वानंद किरकिरे उनमें से एक हैं, अन्विता दत्त हैं, मयूर पुरी हैं, वरुण ग्रोवर हैं, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, अभी और नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। तो जो बोल लिखता है उसकी भी उतनी ही वैल्यू होना चाहिए जो उन बोलों को गाता है और जो उन बोलों को चेहरा देता है और जो उनको कंपोज करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में होना चाहिए। कल जावेद साहब यहाँ थे दिया, और आपका एक बहुत लंबा एसोसिएशन शबाना जी जावेद साहब के साथ रहा है। शबाना जी के साथ आपने वो फिल्म की थी, बहुत प्यारी सी फिल्म थी, तहजीब, और उसमें वो आपकी मदर बनी थी। बड़ा ही इंट्रिकेट रिश्ता था। डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से, खालिद भाई ने बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया था अपनी फिल्म में, और बड़ा ही जेंटल सब्जेक्ट था। इन दोनों के साथ जो आपका रिश्ता है, दोस्ती है, उसका आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या असर पड़ा है? It's tremendous. I think I'm deeply enriched by their presence in my life. शबाना जी एक ऐसी शख्सियत है जिनकी वजह से मेरी सोच को एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी दिशा मिली। मेरे ज़िंदगी का और अपने पेशे को समझने का ज़रिया मिला, और उसको अपने आप को भी बेहतर समझने का ज़रिया मिला। शी इज़ समबडी हु हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू एंड एडमायर्ड। और जब आप पोइट्री की बात करते हैं, मुशायरों की बात करते हैं, जस्ट दैट एक्सपोजर टू आर्ट एंड कल्चर
इन दोनों को जानकर बहुत कुछ मिलता है। मुंबई में जो रेगुलर इंटरेक्शंस होते हैं, जो स्टेज और थिएटर कल्चर है, पृथ्वी पर हम बहुत जाते हैं और उनके घर पर भी जब भी हम जाते हैं, आप लोगों को मतलब मैं तो हमेशा हैरान हो जाती हूँ बाय जावेद साहब्स मेमोरी, है ना। वो कैसे सब कुछ याद रखते हैं और ऐसे बोल देते हैं, पट 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 पट। अपनी खुद की पोइट्री तो बोल लेते हैं, दूसरों की भी बोल लेते हैं, सबकी बोल लेते हैं, और मैं उनको बस देखती ही रह जाती हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मैं बड़ी होंगी मैं उनके जैसे बनना चाहूँगी। बट देयर इनहेरिटेंस इज रिच, देयर लेगेसी इज रिच। आई थिंक इट्स I'm blessed and enriched by them in my life. यकीनन। दिया फिल्मों के अलावा बहुत अच्छे काम कर रही हैं। आप में से सिंगल यूज प्लास्टिक इस वक्त जल्दी बताइए किसके पास है? जल्दी से पर्स में देखिए, किसी के पास प्लास्टिक है क्या? है? हाँ, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। और किसी के पास प्लास्टिक्स हैं? क्या आप लोग घर में यूज करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक्स? प्लीज मत कीजिए, क्योंकि दिया बहुत एक सस्टेन्ड प्रोग्राम के तहत इसके खिलाफ काम कर रही हैं। और ऐसा लगता है कि अरे ये तो छोटी सी बात है, लेकिन ये नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लिटरली जिंदगी और मौत की बात है ये। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो जिस कदर पोल्यूट हो चुका है, उसमें क्या करने की ज़रूरत है। और दिया, आप इससे क्यों जुड़ी, क्या अर्जेंसी आपको फील हुई, वो ज़रूर बताइए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बचपन से घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था। मॉम कांच के बोतलों को रिसाइकल करती थी, या मटके का पानी होता था, बड़े बड़े लाल मिट्टी का मटका, उसमें पानी बहुत ठंडा भी होता है। और मैंने अभी हाल ही में जाना कि पानी अल्कलाइन भी होता है। स्कूल हम लोग मेटल बॉटल लेकर जाते थे। ये यूज़ एंड थ्रो कल्चर उतना प्रोमिनेंट था नहीं 80s में। प्लास्टिक की थैलियाँ भी यूज़ नहीं होती थी, क्योंकि घर से हमारा या तो कपड़े का या जूट का बैग चला जाता था बाज़ार जब जाते थे। और बहुत सारी ऐसी जो कन्वीनियंस के नाम में चीज़ें आई हैं। किराना की दुकान से तो कुछ नहीं, मतलब शायद बिस्किट या वैसे कुछ चीज़ें आती थी, चाय की पत्ती, शक्कर, मोस्टली गंज से आता था सब कुछ सामान, होलसेल से। तो सीधा वो जो बड़े इनफैक्ट आप लोगों ने गनी बैग्स गनी फैब्रिक यूज़ किया है। यू मेड योर एंटायर फेस्टिवल प्लास्टिक फ्री, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू रेखता, जश्न रेखता, थैंक यू फॉर मेकिंग जश्न रेखता सस्टेनेबल। लेकिन तो बड़े गनी बैग्स में से सामान डायरेक्टली उठता था और हमारे घर पे छोटे गनी बैग्स में सब आ जाता था, दाल चावल सब कुछ। ऑफ कोर्स modernity and the influence of the West, or maybe other societies, and the idea of convenience trickled in. तो प्लास्टिक का एक inadvertent इस्तेमाल होने लगा। मैं एक शो कर रही थी 5 साल पहले, गंगा द सोल ऑफ इंडिया। गंगा के सोर्स से बिल्कुल सी तक जाना था, स्लो ट्रैवल थ्रू इंडिया। और जब मैं गंगोत्री के पास प्लास्टिक देखने लगी, और उस सारे रास्ते मैंने बहुत सारा प्लास्टिक देखा, और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम रोज़ाना ज़िंदगी में इतना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, और वो इतनी गहराई से हमारे सबकॉन्शियस में चला गया है, एज एन एक्सेप्टेबल आइटम ऑफ कंजम्पशन, कि हम प्लास्टिक को देखते ही नहीं। हमें एहसास होता ही नहीं कि ये प्लास्टिक का है। जैसे कि प्लास्टिक का टूथब्रश, सुबह में उठते हैं, हम दांत मांज लेते हैं, हम सोचते हैं क्या ये एक प्लास्टिक का टूथब्रश 800 साल तक पड़ा रहेगा और शायद कभी कहीं नहीं जाएगा। और एक लाइफ में मैं कितने प्लास्टिक टूथब्रशेस यूज़ करूँगा या करूँगी। वी डोंट रियली कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ वेस्ट वी क्रिएट एज ह्यूमन बींग्स, एंड प्लास्टिक इज़ वन ऑफ दोज वेस्टफुल मटीरियल्स दैट इज़ सो टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बच्चों के ब्लड स्ट्रीम में पाए गए हैं? It's been found in the breast milk of mothers. So basically the crux of the matter is that plastic doesn't go anywhere. Now the question is, how do we change human behavior? How do we change industries? How do we make industries responsible for their packaging?
it's a big and a tall fight. And like most industries that are born from fossil fuels, this is also a hard battle to win. But we can start with making changes at an individual level. तो मैंने प्लास्टिक्स यूज करना बंद कर दी पूरी तरह से. मैंने वो शो खत्म किया. द फर्स्ट थिंग आई वेंट टू द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेड एंड सेड we have to do a campaign on plastics. And Afroz is doing great work. Like him, there are many Indians who are doing fantastic work across the country, highlighting waste and encouraging people. I think जैसे हमको दिखने लग जाए ना, तो वो खुद से वो यूज इस्तेमाल करना बंद नहीं तो नहीं, कम बहुत हो जाता है. So I haven't used a single plastic bottle in 5 years. I never use a plastic bag. And मैंने जितनी भी चीज़ें घर पे जो मैं स्विच कर सकती हूँ फ्रॉम प्लास्टिक टू नेचुरल, आई हैव मेड दैट स्विच. वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है. इसको कहते हैं लाइफ विद अ पर्पस. नो, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू चेंज. या एक इंग्लिश में एक कहावत है कि देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ. वन, द डे व्हेन यू वर बोर्न, एंड द डे व्हेन यू रियलाइज व्हाई. सो हमें अपने पर्पसेस ढूंढने हैं. एक बहुत प्यारी बात मुझे लगी. आपके छोटे से बेटे हैं, आपने उनका नाम बहुत अच्छा रखा है, आज़ाद. आमिर के बेटे के नाम में भी आज़ाद है. और मैंने उनसे ये बात बोली थी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक तो ये कि बच्चे के नाम में माँ का नाम जनरली लोग नहीं रखते हैं, रखना चाहिए. और दूसरा ये कि आज़ाद, ये जो तखल्लुस होते थे या ये जो नेम्स होते थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, या कोई अपने नाम में इस तरह का नाम डालता था जिसमें एक वर्ड उसकी पर्सनालिटी या उसके रेजोल्यूशन के बारे में बताता था या उसके पर्पस के बारे में बताता था. आज़ाद रखने का मायने, वजह, लार्जर पर्पस क्या है? 2 साल पहले मैंने अपने हाथ पे ये टैटू लिखवाया था. हिंदी में लिखा है पर दिखता उर्दू है, और लिखा है आज़ाद. और मैंने ये इसलिए करवाया था, आई हैव नो अदर टैटूज, इज द ओनली टैटू आई हैव. मैंने ये इसलिए करवाया था क्योंकि आई डिस्कवर्ड समथिंग दैट वाज वेरी पावरफुल एंड इट रियली चेंज्ड माय लाइफ. As a woman especially, I think it's so important to discover this. The ability to befriend fear. And azadi for me is freedom from fear. मेरी उम्मीद यही है कि मेरा बच्चा खौफ से आज़ाद रहे हमेशा, क्योंकि हर बच्चा बेखौफ पैदा होता है. मैं फिर कहूँगी इस बात को, हर बच्चा बेखौफ पैदा होता है, और मेरी उम्मीद यही है कि वो जिंदगी भर बेखौफ रहे. हाँ, ideally, Is it true? It is true. Think about it. As a woman, Yes. we are constantly conditioned to fear Yeah, everything. Fear Yeah. age, fear time, yeah, fear work, fear adults. yeah, There is no space and room for love when there is fear. yeah, yeah. And because we're talking about women and fear, I don't know, एक दूर की बात है लेकिन फिर भी मैं आप तक लेकर आऊंगी. दिल्ली में जब हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो as women there is this element of fear you feel on the road in the night. And I call upon all the men of Delhi and in the world, whenever there is a woman with you on the road in a किसी सुनसान एरिया में या किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में भी, let her know that she doesn't need to fear. That's the first thing that we need to do. दिया, बहुत सालों से आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत बात होती आई है. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी शैलो हियर. वन, इट्स अ बिग गिफ्ट दैट you've got. Of course, you were Miss India Asia Pacific, the pageant winner. And you've been one of those people who were always talked about. I guess anybody who would give you an introduction would say how beautiful you are, right? एक किसी कौन सा मैंने शेर कहीं सुना था, उसका ये बोल ये थे कि अच्छी सूरत भी बहुत बुरी चीज़ है, जिसने डाली नज़र बुरी डाली. So sometimes we don't realize how gifted we are अगर हमारी सूरत ऊपर वाले ने अच्छी दी हो, right? Because last time when I was in a conversation with Javed Saab,
asked this. I said कि हर शायर एक औरत की खूबसूरती पे लिखता है, हर गीतकार एक लड़की की खूबसूरती पे लिखता है, उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी आंखें बड़ी, उसके होठ गुलाबी, लाल गुलाबी, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा तन, अ लॉट अबाउट ब्यूटी. उससे कहीं ना कहीं एक सिग्नल गया है कि जो शख्स ब्यूटीफुल हो उसके लिए चीज़ें आसान हैं, और जो शख्स बहुत खूबसूरत ना हो उसके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं. और इसमें क्या गीतकारों का एक बहुत बड़ा हाथ है ये एक वो क्रिएट करने में कि ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. एंड ही सेड कि हमारी सोसाइटी क्योंकि सेग्रीगेटेड सोसाइटी रही है तो लड़कों ने ज़्यादातर लड़कियों को दूर से देखा होता है. दूर से देखते हैं तो सिर्फ उनका हाँ छाया, तन, खूबसूरती देखते हैं. पास बैठेंगे तो पता लग जाएगा नहीं तो मेरे जैसी है, ये भी थोड़ी बेवकूफ़ है. तो सेग्रीगेटेड सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक बाय प्रोडक्ट ये भी होता है कि यू स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर इन ऑ कि कैसा होगा वो शख्स, वट एवर. एंड सेकेंडली ब्यूटी को लेके हमारे कुछ मापदंड हैं. इन द रिसेंट पास्ट देर हैव बिन कैंपेन अबाउट वी ग्रोइंग अप वी डिडंट नो अबाउट बॉडी शेमिंग, राइट. काला सावला बोलते हुए हमें शर्म नहीं आती थी, लोग बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते हैं आप. I want to know from you. I have never seen you endorsing any beauty cream or any product of beauty. You have invested? I did when I was very young. You did? I would never do it now. What's your take on beauty? Let's talk about that. Honest बात है, 16 साल की थी, पैसे मिल रहे थे, कर लिया. जब अक्ल आई ठिकाने थोड़े तो बंद कर दिया, ना बोलना शुरू कर दिया, है ना. My idea of beauty is very simple. It's what my mother has always told me. Beauty is what beauty does. It's as simple as that. अच्छे सोचो, अच्छा काम करो, प्यार बांटो, खुश रहो, और अपना जो इंडिविजुअल परस्यूट है ऑफ ग्रोथ वो पूरी तरह से उसमें लग जाओ. I think there's nothing more attractive than an authentic voice, an authentic human being, somebody who speaks the truth, who feels the truth, who is in the pursuit of individual growth. To me, there is nothing more beautiful. In this time, is it possible to kind of excel in the film industry as an actress, even if you're not very beautiful? That's a trick question. Atika wants to get me into trouble. No, I'm just see अभी जो OTT वर्ल्ड आया है उसमें कितने नए नए चेहरे हमको देखने को मिले हैं. सबसे बड़ी बात ये स्टारडम कभी मिथ ब्रेक कर दिया, और बहुत हसीन चेहरे ही एक्टिंग में आ सकते हैं, ये भी मिथ ब्रेक हो गया है. एंड अ पर्सन हु हैज बीन एक्टिंग फॉर द लास्ट 15-20 years. Let's just agree that the only way we can thrive in any profession is if we continually grow. Skill set. Yeah, our skills have to grow with time. And I mean, you look at Tabbu ko dekh lijiye. Yeah, right. So, I mean, look at her. She's a powerhouse actor. And I mean, that is the kind of artistry that one would want to aspire for. Absolutely. Diya, it's been such a long time that you've been in the industry. और आपने जनरली अकेले ही बहुत कुछ किया है लाइफ में. एक शेर था कि जिसको बेदार न कर पाई किसी की ठोकर, एक फनकार के हाथों से वो पत्थर जागा. नाम नहीं याद आ रहा है किसका है, बहुत प्यारा शेर था. उससे हमें ये समझ में आया कि एक गाइड की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में. हम हैं तो सब मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के ही बने हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें तराशते हैं ज़िंदगी में. इंसान भी हो सकते हैं, हालात भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक गाइड या गुरु या मेंटोर मिल जाए तो आप अपने ज़िंदगी की मंजिलों पे थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं, वरना वक्त लगता है. आपकी लाइफ में आपके मेंटोर्स, गाइड्स, गुरु, टीम, फैमिली, एलाइज कौन है? I think my most integral guide, my guru is my mother. वो मेरे साथ ही रहती हैं, बहुत सालों से रही हैं और बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं मेरे हर फैसले से, हर एहसास से, हर मकसद से.
And the other people, I think, are people who you meet at work, who you discover a love for, and of course develop respect for. So there's Rajkumar Hirani, there's Baman Irani, there's Shabana ji, there's Javed Saab, there's Zoya Akhtar. These are some of the most rich and treasured influences I have in my life. एंड जस्ट इन केस फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग ना रहे हों या आप लोगों ने बॉम्बे आके इंडस्ट्री को ना महसूस किया हो, एक इमेज एक होती है कि भाई इंडस्ट्री ऐसी होगी, आपको पता नहीं कैसी होगी, या आपके जो दोस्त बता रहे हैं या टीवी पे जो देख रहे हैं या अखबारों में जो पढ़ रहे हैं या मैगजीन में जो पढ़ रहे हैं, उससे एक इंसान एक तस्वुर सा बना लेता है इंडस्ट्री का. मैंने ये देखा है कि आउटसाइड से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग लगती है, लेकिन जब आप 15-20 साल इंडस्ट्री में बिता लें तो एक अलग एहसास होता है. इतनी कमराडरी है, इतनी दोस्ती है और इतनी सिंप्लिसिटी है. इसको कहते तो है ग्लैमर की दुनिया, बट है नहीं उतनी ग्लैमर की दुनिया. इसमें परेशानियां भी हैं, जद्दोजहद भी है, अच्छे दोस्त भी हैं, सच्चे दोस्त भी हैं, बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन आप मेहनत करने को तैयार हो तो उसका फल भी जल्दी मिलता है. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? बहुत खूबसूरत जगह है. जितना कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है शायद ही कहीं और सीखने को मिलता. इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी इंक्लूसिविटी है, इतने अच्छे लोग हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थिंकिंग, वॉक्स ऑफ लाइफ, सब आकर एक साथ मिलकर एक कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं, कहानी को कहने की कोशिश करते हैं. पिछले 3 सालों में मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स पर काम किया. एक तो अनुभव सिन्हा के साथ मैंने एक फिल्म बनाई, थप्पड़. देखिए आपने? तो जब हम उस फिल्म पर काम कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि हम पार्टी कर रहे हैं. एक रोज़ एक बैठक होती थी, हम रोज़ बहुत सारे बातों पर गहराई से उसको समझने की कोशिश करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे. There would be debates, heated debates, a lot of intellectual stimulation. Ratna Pathak Shah, Taapsee, Firebrand. Then of course there were so many other amazing artists on that film. So it was great fun. And Anubhav himself is a very interesting human being, very layered, very brilliant mind. वो डायलॉग लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं और फिर आप पढ़ते हैं, उसको समझ जाते हैं, लेकिन फिर यू गो बैक टू इट एंड यू हियर इट अगेन एंड यू लाइक, ओ माय गॉड, डिड ही एक्चुअली से दैट? So there were so many, even now I can go back and watch Thappad. There were so many nuances that I got when I read the script. लेकिन जब आप फिल्म देखने लगते हो तो सडनली वो नज़र आने लगते हैं ना, आपकी चीज़ें तैयार हैं. तो those are those little moments. क्या करती है ये जो बड़ी गाड़ी में उसको, मेरे कैरेक्टर को काम के लिए निकलते हुए देखता है, पावेल्स कैरेक्टर, इसे करती क्या है ये? तो बीवी कहती है नौकरी. So there are little moments like that really enrich you, and I think that's the beauty of being in cinema. It's the stories that you choose to tell, और of course ये तो आप जानती हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिलता है. एक बड़ा प्यारा सीन था थप्पड़ में, वो आपसे कहता है कि आप झूठी गवाही दे दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था. And I remember how powerful that scene was and how powerful your eyes you had used in the way you expressed your contempt at this line, and you said कि मैं समझ लूँगी कि तुमने ऐसा कभी कहा ही नहीं, चले जाओ यहाँ से. Just let us relive that scene. So this is something I discovered about a little over a decade ago. I started my career playing the lead in films. Of course, everybody remembers Rehna Hai Tere Dil Mein. They love the music. And I'm very grateful for Reena Malhotra. But subsequently, मेरी फिल्में चल नहीं रही थी. तो I started doing character parts in big films like Lage Raho Munna Bhai, Parinita, etc. Until I started really finding my groove and getting back what I wanted to claim, the space that was my own.
और जब मैं ये फिल्मों में काम करती थी तो मुझे बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि मुझे बहुत कम वक्त में अपना कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. और थैंकफुली तकदीर की बात है दैट the way those characters were written and the scenes of the nuances of the scenes gave me that opportunity. So that helped a lot. And I think that was very true for the character in Thappad as well. Because ये एक बहुत छोटा scene था in the workings of the film. But इस scene में इतनी गहराई थी because it was such a... What makes the moment powerful is the truth in it. कि the thought कि मेरी शादी एक बहुत खूबसूरत आदमी से हुई थी जिसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, मुझे सर आंखों पर रखा, मुझे बहुत इज्जत दी और मुझसे बहुत प्यार किया. और आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है. आप मेरे सामने बैठकर मुझे इस बात को कहने के लिए कह रहे हैं जो मैं कह ही नहीं सकती. It's something that's beyond me. So I think the idea really or the truth comes across when you believe in the reality of the character and you are convinced yourself that that is your truth. And it's only then that you can convey it. But what also matters, Atika, is to do characters that you connect with mentally and emotionally. I think वो बहुत important है. और finally 40 साल की उम्र में मुझे ऐसे roles मिल रहे हैं. So I'm very grateful. अगर मैं 24 साल की दिया से आप कहते कि आपका सबसे अच्छा काम आपको 40 साल की उम्र में मिलता तो मैं आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करती. लेकिन ये हकीकत है क्योंकि एजिज्म इज़ वेरी प्रेवलेंट नॉट ओनली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट्स प्रेवलेंट इन सोसाइटी. आपकी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, लोग क्या कहने लगते हैं? आंटी. आंटी में क्या बुराई है? सो आई थिंक that is something that we're all working to change, and hopefully we will change that as women. Yeah. Do you think 40s के बाद somebody should be called an uncle or an auntie? Really? No, right? Yeah, of course. Yeah. I don't mind being called. See, I was being called auntie at 13. Really? Yeah, because I had nieces and nephews. You know, ये वो दुनिया है. रिचर्ड गेयर अभी पापा बने हैं. He is in his 70s. George Clooney. I'm sorry, but men are allowed everything. Men are allowed Excuse everything. me. And you're taking men. I mean, you're saying men are. Yes, we know this. What change, has right? to change Yeah. is the way we treat women. Yeah. What do you think of older women and a younger man getting married? Yes or no? लड़के भी बोले yes or no? हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी अच्छी तरफ जा रही है. वेरी गुड. रोशन ख्याली. मुझे कहा जाता था कि एक जमाने में कहते थे कि if a marriage has to work, there should be at least 14 years age gap between a man and a woman. And I was like, what? Really? Who said that? That's like a parent-child relationship. Yeah. Do you believe there should be no gap between husband and wife, or there should be a lot of gap? No gap. Let's hear the men. No gap? Lot of gap? I think the only place there should be no gap is in the way they think and feel for each other. Age should not matter. एक बार मैंने सायरा जी से बोला कि यूसुफ साहब आपके हस्बैंड हैं और आपको देख के हर कोई ये कहता है कि देखो शादियों में इतना एज गैप होता है तो अच्छा होता है, देखो कितनी अच्छी चलती हैं शादियां, और सायरा बानो जैसी बीवी हो तो मज़ा आ जाए. तो बोले अरे बीबी, सायरा बानो जैसी बीवी मिले इससे पहले दिलीप कुमार बनना पड़ता है. तो खुद ही को कर बुलंद इतना. अच्छा, दिया, you turned a producer a couple of years ago. When I was 26. Really? 26? Wow. What was your experience and why did you turn a producer? And then what happened? What were your challenges and your journey? I turned a producer at 26 because I really wanted to tell a story.
और nobody else was going to say it, so I decided to say it myself. And which was that film? Love Breakup Zindagi. Love Break, जिसके लिए जावेद साहब ने भी लिरिक्स लिखे थे। जी, उसमें बहुत सारे खूबसूरत लोगों ने गेस्ट अपीयरेंसेस भी किए, and then was a beautiful ensemble cast. All the actors have gone on to doing very interesting things with their lives. But we had Shah Rukh Khan in it, we had Shabana ji in it, we had Ritesh Deshmukh, Boman Irani, beautiful people who helped us. गाने बहुत खूबसूरत हैं उसके, उस फिल्म के जावेद साहब ने लिखे, सलीम सुलेमान ने उस फिल्म में म्यूजिक दी, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आई रियली एंजॉयड मेकिंग द मूवी. इट वॉज वेरी हार्ड. फिल्म के पहले शेड्यूल में हमें पता चला कि सारे पैसे जो बजट हुए थे वो खर्च हो गए. फिर हमको मतलब हाथ पैर जोड़ के पता नहीं कैसे हमने अपने दोस्तों के घरों में इधर उधर भीख मांग के फ्री में हर जगह शूटिंग कंप्लीट की. And then we managed to release the film. The second film I made was a film called Bobby Jasoos, which was with Vidya Balan. It was a film that I paid tribute to my hometown, home city Hyderabad. उसमें अगर आप डायलॉग सुनेंगे तो उसमें आपको दक्कनी उर्दू सुनाई पड़ेगी. बहुत खूबसूरत कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ देखिए. बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से बनाई गई फिल्म है. ये दक्कनी उर्दू जो है ये एक मिस्टीक है. दक्कनी उर्दू, तो दक्कनी उर्दू लखनऊ की, अवध की उर्दू से क्या अलग होती है? कितनी अलग होती है? हाउ? अच्छा, यहाँ पे इलाही है क्या? हाँ, इलाही हफ्तुल्ला है क्या? पीछे बैठे, जरा आ जाओ ना, मेरे से बातें करो. इन लोग पूछ रहे हैदराबादी. इलाही कम क्विकली, आ जाओ. सो इलाही है, इलाही फिल्म प्रोड्यूसर हैं. एक्टिंग भी कुछ में की है इन्होंने. ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत पुरानी मेंबर हैं, हैदराबाद से हैं. नागेश और इलाही ने वो फिल्म बनाई थी, कौन सी? अरे बहुत सारी. पहली फिल्म जो थी इतनी जबरदस्त पॉपुलर फिल्म है, अभी आने दो. Iqbal is one of them. There are many films they've made. Door is one of them. The first. No, she's trying to remember the first one. Yeah, the first film. Hyderabad Blues. What a game changer that was. जल्दी हमको आपसे दक्कनी उर्दू सुननी है. जल्दी से आइए. उर्दू अदब की महफिल है, जल्दी ऊपर आइए. कूद के आ जाओ. अब जल्दी से दक्कनी उर्दू का कुछ मुजाहिरा होगा. आदाब. भाई क्या अवधी उर्दू से कैसे अलग है दक्कनी उर्दू, जरा बताइए. दक्कनी उर्दू, अब दखनी बोलते हो, उर्दू हिंदी वो नहीं मालूम, मगर दखनी जो जुबान है ज़रा बेतकल्लुफ़ है, ज़रा मोहब्बत की है. उसमें बहुत ज़रा क्या बोलते हैं, अब बात करो कुछ अच्छे बातें हैं. हाँ, और हर चीज़ों को हम लोग जो है सो बाला जाना, बोला लोगा, आना जाना, बैठना उठना, और बहुत मीठी ज़बान है मालूम. और लोग कई को की हंसते, ऐसा समझते हैं कि हैदराबाद ऐसा दक्कनी में बोले तो लोट के हंसती पब्लिक. पहले कई को तो भी भाई इट्स लाइक हम लोग रोज वही जबान में बात करते, पूरे जोकर हैं क्या. वो समझ में नहीं आती मेरे को बात. हंसते कई कुकी लोग, मगर खैर पर हंस लेते. हाँ, चलो इस बहाने हम हंसा तो रही थोड़ा. यानी मैं एक बार पाकिस्तान को गई थी, तो लोग जो मेरे साथ थे, महेश भट्ट एंड ऑल, तो उन्होंने बोले कि अच्छा तुम्हारे को तो उर्दू आ जाती, हम लोग क्या करेंगे. तो ऐसे मतलब जो भी जैसा बोले उन्होंने, ऐसे नहीं भट्ट साहब, हिंदी उर्दू सेम ही है, वो तो समझ जाएंगे पाकिस्तानी आप बात करें तो. तो उन्होंने बात करे, इट वॉज ऑल फाइन. आनंद पटवर्धन बात करा, इट वॉज फाइन. मैं बात करी फुल ऐसा अकड़ के, अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ये बोले, तो ऐसा बहरान पब्लिक देख रही थी मेरे को. तो इसलिए क्या तो भी हुआ, सिंह कौन सी जबान बात कर रही हैं आप, आए हाय जाहिला उर्दू है ना ये. तो ये फर्क है उर्दू जो नॉर्थ की है और जो साउथ की है. मगर खैर कुछ गाना है दक्कनी उर्दू में बहुत है, हमारे ढोलक के गीत है ना वो पूरे. हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. मगर महमूद साहब जाती करे अपने साथ, उन्होंने बैंगलोरी बात करते थे. मुझे मालूम सो पोट्टी पटाना, हम लोग वैसा बात नहीं करते. हम लोग पोट्टी पटाना तहजीब की बात रहती है हमारी. लेकिन हम लोग पोट्टी बोलते मगर ऐसा पोट्टी पटाना फकत काम अपन का हमारा तो नहीं है भाई. नहीं, वो बैंगलोरिया करते चिल्लर का. सही बात है. हाँ, हैदराबाद यहाँ चिल्लर बात हमारा नहीं करते. अब आते का बैठो तुम. नहीं अरे थोड़ा अब इतने पैसों में इतना
See, ये इलाहे हैं, इनकी फिल्में देखिए, बहुत अच्छी अच्छी। जल्दी से अपनी फिल्मों के सबके नाम बताइए। सबके सबके पट 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 पट। हैदराबाद ब्लूज, रॉकफर्ट, 3 दीवारें, बॉलीवुड कॉलिंग, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, और क्या थे, धनक, लक्ष्मी, और टीवी पे मतलब अभी वेब सीरीज में सिटी ऑफ ड्रीम्स, हॉटस्टार पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लव यू। अब मजा आया ना? हाँ, अच्छा अब ये बताइए। See, हाँ, कूद कूद नहीं, यहाँ से जाइए। You know what she said? For the backbenchers. अब ऐसी कूद के जाऊं क्या? वाह वाह, क्या बात है। अब यार ये तो बड़ा ही नाजुक मोड़ पे आ गया मामला। अब इसके बाद क्या बात बनती है? कोई बात ही नहीं बनती इसके बाद। क्या मजेदार, क्या हाइट पे छोड़ कर गई है वो बात को। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगी? मेरे काम से जुड़ा हुआ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचर कंजर्वेशन में मेरा काम है, उससे एक जुड़ा हुआ पोएम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जरूर। ये कैफी आज़मी साहब की पोइट्री है और इट्स अ शॉर्ट वन। इसका शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, सुना होगा आप लोगों ने। शोर यूं ही ना परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। शोर यूं ही परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे साया ना होगा। अब बात यह है कि आपने पर्पस की बात छेड़ी। नथिंग कैन बी मोर मीनिंगफुल देन फाइंडिंग योर पर्पस एंड परस्यूइंग योर पर्पस। एंड आई थिंक ये तकदीर की बात है और खुशनसीबी की बात है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड माई पर्पस एंड परस्यू दैट थ्रू माई आर्ट and through the work I do outside of film. And it's all coming together beautifully. So What are the other changes that you would want to see in the world? जिंदा रहते ये चीजें हो काश। for my children, you know, मैं हमेशा ये पूछती हूँ सबसे, जब कुदरत देता है हमें, चाहे वो साफ हवा हो सांस लेने के लिए या साफ पानी हो पीने के लिए, या एक ऐसी धरती जिसमें हम हर किस्म के खाने उगा सकते हैं, यू कैन ग्रो एनीथिंग, उस पर कोई प्राइस टैग नहीं होता, सब मुफ्त में मिलता है। इंसानों ने हर चीज़ को लेकर उसको पैकेज करके उस पर प्राइस टैग लगा दिया है। तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ है वो थोड़ा वॉप्ड हो गया है। तो उम्मीद यही है कि हम ऐसी दुनिया में अपने बच्चों को बड़ा करें जिसमें उन्हें सांस लेने को साफ हवा हो, पीने को साफ पानी हो, खाने को साफ खाना हो, हेल्थी खाना हो, और एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे सब एक दूसरे से इज्जत से पेश आए और एक दूसरे के लिए दिल में प्यार हो। बहुत अहम कॉन्वर्सेशन है ये। किसने, कौन सा शेर था कि चार के छोटे छोटे बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों को क्या पढ़ाना है और उनको क्या तरबियत देनी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बोला कि अखबार, अब मैं नहीं किसी को सब बोलूँगी कि पढ़े, वो तो आप एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू वॉच। तो आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए ताकि वो आपके अंदर चीज़ें आए, लेकिन क्या देखिए और क्या पढ़िए और क्या जज्ब कीजिए, क्या एब्जॉर्ब कीजिए, किससे मिलिए, किससे कितनी बातें कीजिए ताकि आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निकल के आए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मदर्स के लिए खास तौर से कि what is the best way to bring up children right now, right? And that brings me to one more point. दिया एक ऐसे स्कूल में बड़ी हुई थी जहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं था, ना वहाँ यूनिफॉर्म होती थी, ना वहाँ ग्रेड्स होते थे, ना 1 2 3 4 कौन फर्स्ट कौन लास्ट,
कोई कंपटीशन नहीं होते थे। अब हम तो ऐसे स्कूल का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये जो बताइए, ये इस तरह की स्कूलिंग ये आपके लिए अच्छी थी या बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये क्या था? इट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक तो द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कटिंग योर माइंड डाउन टू साइज. यू आर नॉट बीइंग रेटेड बाय अ नंबर. यू आर ओनली बीइंग एनकरेज्ड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपकी कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने साथ है और किसी और के साथ नहीं है. और अगर आई थिंक हम जिंदगी भर वैसे ही रहें तो दूसरों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट जो एक अंदरूनी शांति होती है, पीस होता है, वो बनी रहती है. एंड आई फील फॉर आवर चिल्ड्रन टू बी रिच, there is nothing more powerful than the influence of kindness, gratitude, and the ability to recognize something when it's good. तो कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हम सब अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. पोइट्री बहुत ख़ास होती है, ऑफ कोर्स, राइट, रीडिंग पोइट्री, रीडिंग स्टोरीज इज़ ब्यूटिफुल. But I think some of the very basic things that are required to enrich a child's life are ensuring a child is interacting with nature. हम पले बड़े झाड़ चढ़ के, गिरते थे, चोट लगती थी, मौसम बदलते हुए देखते थे, और आजकल के बच्चों को वक्त नहीं मिलता to interact with nature. Of course, Delhi has more trees than Bombay does, but still, I think it's so important to have that connection with nature for children. The second, of course, is I think music plays a very integral part in life. And the third thing is gratitude. तो वो जब नहाते हैं तो thank you water, thank you mama earth. जब खाना खाते हैं thank you farmer, thank you mama earth. और जिन्होंने भी उनका खाना बनाया उनको thank you बोल देते हैं. So we try to introduce gratitude this way. And I think if our children can be three things. One is healthy, which is why I said saaf hawa, saaf pani, khane ke liye healthy food. The second is kind. And the third is empathetic. I think they'll be good. Amazing. Lovely. So it was a great conversation. I hope you really had a good time. And Dia is a beautiful person, both from outside and inside. And I remember on so many occasions, Dia has been so forthcoming on various accounts. चाहे everything, चाहे किसी social cause को promote करने के लिए कुछ करना हो, या just anybody wanting your attention, you would always come to help people. And that is something that has made you stand the test of time as well. There have been so many actresses जो आई हैं और शायद चली गई हैं, इनके बाद में आई, और इनसे पहले अभी हमें नहीं पता वो क्या कर रही हैं, but she is like active, she is doing cinema, she is doing her thing, she is associated with so many other things apart from her profession. Hats off to you, Divya. Thank you, Atika. अच्छा, एक जोरदार तालियां अतिका के लिए प्लीज, क्योंकि बिल्कुल मतलब हम थोड़ी, our session started a little late. One, of course, it took me time to get to this point from where I got in, but she has low blood pressure and she was feeling really unwell before she came onto stage, and look at how she's conducted this entire conversation. Please give her a loud applause. Thank you. ये मुझे नहीं मालूम ये मेरे लिए प्यार है या इनका प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन clearly it is her professionalism, and I'm so grateful to you. Thank you for having this conversation despite being uncomfortable. Thank you. Always my pleasure, Dia. Always my pleasure. Big hand for her. Thank you. Thank you.